हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल स्कूल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं विजन का मंथली मैगजीन नवंबर 2021 यानी कि नवंबर 2021 का। बाकी की सीरीज हमारी अगस्त से स्टार्ट हो रखी है, तो आप यहाँ आकर प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, नवंबर 2021 यानी कि नवंबर 2021 का अभी रिसेंटली 23 दिसंबर को ये मैगजीन अपलोड हुआ है विजन की साइट से। वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो PDF फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। ये 2022 का जो प्रीलिम्स प्लस 2021 का जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले कुछ टॉपिक्स हैं लाइक पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है, तो इनको कवर करेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चंस, इंटरेस्टेड बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया कैसे है, 7th शेड्यूल वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, तो आप देखते रहिएगा और प्लीज़ काइंडली इट्स रिक्वेस्ट आप इसको थोड़ा सा आगे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए, कमेंट शेयर करिए और सब्सक्रिप्शन करते रहिए। सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्रिप्शन नहीं सब्सक्राइब करते रहिए गाइस। ठीक है दोस्तों, देखो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। हम डायरेक्टली निकलेंगे इनसे कि कैसे क्वेश्चंस को मीन्स आंसर राइटिंग तरीके से कैसे करना है। अभी न्यूज़ में क्यों है ये समझो पहले। आसाम और जो मेघालय की गवर्नमेंट है उन्होंने एग्री किया है, अपनी सहमति जताई है कि भैया जो पेंडिंग है इंटरेस्टेड बॉर्डर डिस्प्यूट्स उसको क्या है, जो करीब 6 एरिया हैं आसाम और मेघालय के बीच में, उन पर क्या हुआ है वो सेटल डाउन किया है, यानी कि उन पर सहमति जताई है। देखो मेघालय वाला ये है, आसाम ऊपर है आपका। ठीक है, ये देख सकते हो। तो ये करीब 6 एरिया ऐसे हैं जहाँ पर डिस्प्यूटेड है, जैसे बोको पर है, ये है लैंगपी पर, वेस्ट काली हिल्स वगैरह वगैरह पर है। तो बहुत सारे 6 एरिया हैं। इधर नीचे बांग्लादेश है, मैप आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स एरिया आपको बताता चलूँगा। न्यूज़ में एक्चुअल में था भी क्यों, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया एक बार देख लो, मैं मैप पूरा बता देता हूँ। देखो ये समझो, तो देखो ये है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद दिस वन इज आसाम अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गया आसाम नागालैंड डिस्प्यूट, और ये आसाम मिजोरम। इस तरीके से ये देखो, ये जो है ये आसाम मेघालय, ये हरियाणा हिमाचल प्रदेश का डिस्प्यूट है, ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का डिस्प्यूट है, और एक कर्नाटका महाराष्ट्र का डिस्प्यूट है। ठीक है, तो ये जो 6 डिस्प्यूट हैं इनके बारे में बात हो रही है। तो आप समझ गए होंगे अकॉर्डिंग टू मैप कहाँ कहाँ क्या क्या डिस्प्यूट है। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है ये समझो। मेघालय जो है उसने क्या किया है, एक मिनट, मेघालय was carved out of Assam and it became a full flag state in 1972। तो मेघालय ने क्या हुआ, आसाम से अलग हुआ और उसने एक फुल फ्लैग स्टेट बनाया 1972 में। ठीक है, और ये 884 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है किसके साथ, आसाम और मेघालय एक दूसरे के साथ। ठीक है, करीब 12 पॉइंट्स हैं इनके बीच में जो डिस्प्यूटेड हैं बिटवीन द टू स्टेट्स, इंक्लूडिंग कौन कौन से, लैंगपिया है, बोको है, ये जो दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि ये जो लोकेशंस हैं ये कहाँ हैं, वेयर इज सिचुएटेड दीज लोकेशंस। उसके बाद कामरूप मेट्रोपॉलिटन एंड हेलकांडी डिस्ट्रिक्ट्स में ये डिस्प्यूटेड एरिया है गाइस। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डिस्प्यूट है जो मेघालय से है, मेघालय गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट द आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1969। यानी मेघालय गवर्नमेंट जो है इसको रिफ्यूज कर दिया कि भैया हम आसाम का जो 1969 एक्ट है उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो रिफ्यूज करती है। और रिसेंट जो डिसीजन हुआ है अभी, दे केम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रीजनल कमिटीज बाई बोथ स्टेट ऑफ रिजोल्व द इशू। तो एक अभी रिसेंटली एक कमेटी बनी है दोनों की जो रीजनल इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन जो है या इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को कैसे सॉर्ट आउट करता है। देखो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है ये वर्ल्ड की, क्या, द प्रेजेंट डे इंडियन यूनियन वाज फॉर्म बाय जॉइनिंग ओवर 550 प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश टेरिटरीज। ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है और इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स का जो प्रॉब्लम है आज से नहीं है, ये काफ़ी टाइम पुराना है। आप देख सकते हो कॉलोनाइज जो हुआ है इंडिया, कॉलोनल टाइम का है, कॉलोनाइजेशन के टाइम का है, ब्रिटिश टेरिटरीज के टाइम का है। उस समय 550 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। सो नाउ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1953, जो 1953 का SRC है,
उसने डिवाइड किया कितने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में। ये कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का पार्ट है और लक्ष्मीकांत में क्लियर दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड अदर बेसिस। सो नाउ टुडे they have subsequent reorganizations and the total number of administrative division in India 28 state and 8 union territories at this time. So now the reorganization of the state of Assam starting from Nagaland in 1963, it have given the 4 interstate border dispute northeastern region including Assam Meghalaya dispute. So you can see that, you can saw that there are 4 interstate border dispute इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कौन कौन से हैं, आई विल टेल यू। फर्स्ट वन इज आसाम नागालैंड डिस्प्यूट, ठीक है। अभी ये एक फैक्चुअल तरीके से है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद और बताते हैं कि मेंस पर्सपेक्टिव क्या होगा इसका। तो ये जो आसाम नागालैंड डिस्प्यूट है, ओवर कहाँ पर है, ओवर नागा हिल्स एंड ऑल नागा डोमिनेटेड एरिया, जो नॉर्थ काचर या नागाउन डिस्ट्रिक्ट में है। ये समझो, नॉर्थ काचर या नागाउन डिस्ट्रिक्ट में ये, जहाँ पे नागा डोमिनेटेड है, नागा उसमें क्या है, ज़्यादा है, मेजोरिटी में है। ये जो पार्ट है, दीज आर विच वर पार्ट ऑफ द नागा टेरिटरी अंडर 1866 नोटिफिकेशन, यानी कि ये ब्रिटिश इरा के टाइम से ये क्या है, नागा का टेरिटरी रहा है। दूसरा डिस्प्यूट है आसाम मिजोरम डिस्प्यूट। ये एक बाउंड्री डिस्प्यूट है, कहाँ पर, आसाम की जो बराक वैली है वहाँ पर, एक लोसाई हिल्स है वहाँ पर, एंड दीज आर बेस्ड ऑन द on that time British era notification in 1875 and 1933 that was Mizoram demand on boundary as decided in 1875। तो ये आसाम मिजोरम डिस्प्यूट आसाम की बराक वैली एंड लोसाई हिल्स पर है। आसाम अरुणाचल प्रदेश का है, जैसे कि मैप में हमने बताया था। सो ना अपार्ट फ्रॉम इट कुछ और बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। सम आर एक्टिव और सम आर डोरमेंट। एक्टिव मतलब कुछ अभी हैं, चलन में है, अगर देख सकते हो एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, कुछ चुपचाप पड़े हुए हैं। तो हरियाणा हिमाचल ये एक्टिव है, जो परवाणु रीजन है नियर पंचकुला, ये भी एक डिस्प्यूट है। महाराष्ट्र कर्नाटका के ऊपर बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में, ये दोनों के ऊपर एक डिस्प्यूट बना हुआ है, क्योंकि मराठी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है इसमें सबसे ज़्यादा बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में मराठी स्पीकिंग है। सो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने ये बात बोली थी, और इस तरीके से मराठा कर्नाटका के ऊपर बेलगांव में है। हिमाचल प्रदेश लद्दाख के ऊपर सरचू जो वैली है, ये है ले मनाली हाईवे के आसपास एलोंग है, ये इस पर डिस्प्यूट है। बट जो डोरमेंट है, मतलब ज़्यादा कुछ इस पर ध्यान नहीं दिया रहा है। देर आर उड़ीसा वेस्ट बंगाल इशू, आप देख सकते हो कनिका सैंड आइलैंड के आसपास का इशू है, जो बे ऑफ बंगाल में है। हरियाणा पंजाब का जो इशू है चंडीगढ़ के ऊपर, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। कर्नाटका केरला का इशू है कासरगोड के ऊपर, ये पार्ट ऑफ केरला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कासरगोड में दे आर मैनी कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल, सो दीज आर द पार्ट ऑफ द केरला। गुजरात राजस्थान का है, कहाँ पर, मगध हिल में, मंगध हिल वगैरह वगैरह जो भी है। सो दीज आर डोरमेंट एंड दीज आर एक्टिव। तो पूछ सकता है वो मीन्स के क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एक्टिव एंड व्हाट इज द डोरमेंट सिचुएशन, सॉरी डिस्प्यूटेड बिटवीन द इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। तो हाउ कैन यू डिफाइन इट एंड हाउ कैन यू रिजॉल्व इट? सो यू कैन राइट डाउन एंड यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सो नाउ व्हाट आर द रीजन विच लेड द डेवलपमेंट एंड प्रिवेंस ऑफ इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, कि भैया रीजन्स क्या है इसके पीछे, कि जो डेवलपमेंट है या प्रिवेंस में है, क्यों है ये इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। नंबर 1, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी जो रही है वो बहुत ही गंदी थी, आप देख सकते हो। उस समय क्या हुआ, दे आर क्रिएट एंड रिक्रिएट बाउंड्रीज बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और कॉमर्शियल इंटरेस्ट। तो उन्होंने क्या किया ब्रिटिश एरा में, उन्होंने अपने बेस पर, ये आप कोट कर सकते हो कि भैया ऐसा डिस्प्यूट क्यों है। तो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, दे हैव क्रिएट एंड रिक्रिएट बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस और कॉमर्शियल इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर दिया या बाउंड्रीज को डिवाइड कर दिया। सो नाउ देयर इज ए ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, क्या है इसके पीछे, बिहाइंड दिस इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। सेकंड इज लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि जो रिकमेंडेशन आती हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स में, वहाँ पर क्या है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, देयर इज ए लैक ऑफ। नागालैंड जो रिजेक्टेड सुंदरम कमीशन था, नागालैंड ने रिजेक्ट किया सॉरी सुंदरम कमीशन को, रिपोर्ट को, जो किसके बीच में, नागालैंड असम के बीच में डिस्प्यूट था, उस पर बनी हुई थी, सुंदरम कमीशन बनाया गया था। सिमिलरली मेघालय ने रिजेक्ट किया वाईबी चंद्रचूड़ कमेटी रिपोर्ट को, कि भैया जो मेघालय और असम का डिस्प्यूट था उस पर बनी हुई थी वाईबी चंद्रचूड़ कमेटी। तो दोनों आसाम और नागालैंड ने क्या किया, सॉरी मेघालय और असम नागालैंड ने किया, दे आर रिजेक्टेड ऑन दैट रिपोर्ट्स। सो लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटिंग नहीं हो पाएगा तो हाउ कैन यू
resolve these issues. How can you resolve the border disputes? Second thing, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, एक ये भी कह सकते हो कि सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि फेलियर हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल का हमारे का जो बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर है, क्योंकि आर्टिकल 131C क्या कहता है, देयर आर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी आर्टिकल 131C के पास क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, एंड दे हैव एक्सटेंड टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट इन्वॉल्विंग लीगल राइट। तो ये आर्टिकल 131 कहता है कि भैया दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, दे कैन पार्टिसिपेट विद ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट आइदर द सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, एक स्लो पेस है किसी भी स्टेट को मानने ना मानने का, एंड दे डोंट कोऑपरेट इट। जैसे आसाम अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूट जो है, इट हैज़ बीन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सिंस 1989, बट इस पर कोई ऐसा कुछ, तो यू कैन सी कि देयर आर ए फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, and you can write the you can put the answers, put the articles like 131C, and क्योंकि 131C क्या है, they have the original jurisdictions of the supreme court। तो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है, इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन। सिमिलरली आर्टिकल 263 है, वो क्या करता है, तो दे प्रोवाइड द इंटरस्टेट काउंसिल, ये इंटरस्टेट काउंसिल प्रोवाइड कराता है अंडर आर्टिकल 263A। क्या कहता है कि भैया जो कॉम्पिटेंट है, इट इज कॉम्पिटेंट इनफ टू इंक्वायर एंड एडवाइस अपॉन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, कि आर्टिकल 263 में जो है कि ये बहुत इनफ है, इंक्वायरी करो, एडवाइस दो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। आर्टिकल 263 दे आर टॉकिंग अबाउट क्या है, इंटरस्टेट डिस्प्यूट कमीशन बनाया गया, ये बहुत इनफ है, बट इट वॉज अपॉइंटेड ओनली आफ्टर सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन इन 1990। तो ये कब रिकमेंड किया गया था, जब सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को भेजा। उसके बाद आता है डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल से भी डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, बिकॉज जो जोनल काउंसिल है दे आर सेटअप अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो ये इसके अंडर में बने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर में बने। इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के अंडर में काम करता है, जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल है उसकी क्या है, द मीटिंग ऑफ जोनल काउंसिल आर लेस फ्रिक्वेंट एंड मेनली रिवॉल्व अराउंड अदर इशूज। तो जोनल काउंसिल का डिसअपॉइंटमेंट ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मीटिंग है जोनल काउंसिल की वो लगातार नहीं होती है, वो क्या है, जो मेन मुद्दा है उससे भटकती जाती हैं, दे आर नॉट, मतलब लगातार नहीं होती हैं, जल्दी जल्दी नहीं होती हैं, और वो जो मेन इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं उससे भटक जाती हैं और दूसरे इशूज़ पर उसको सॉल्व करने का, रिवॉल्व करने का काम करती हैं। सो देयर इज ए बिग प्रॉब्लम बिटवीन द इंटर स्टेट्स, बिकॉज जनरल काउंसिल अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। लिमिटेशंस ऑन यूनियन गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, यहाँ पे एक क्लॉज है कि भाई जो यूनियन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो बहुत कम है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट अंदर में आ जाता है जब इंटर स्टेट डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट ओनली विद विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्स। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो इशू है उसको फैसिलिटेट करना है, मीडिएट करना है, वो तभी होगा जब स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न है, बिना उसके जो है यूनियन गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। तो कीपिंग द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल अकोमोडेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अलाइव, तो यहाँ पे एक क्लॉज आ जाता है कि भैया आपके पास म्यूचुअल अकोमोडेशन होना चाहिए और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जिससे ये जो क्या नाम है डिस्प्यूट है इजीली रिजॉल्व हो जाए। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़म क्या होता है, देखो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़म एक अलग फैक्टर है, दे आर यूजिंग इंटरस्टेट डिस्प्यूट फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स, दैट इज इस समय इलेक्शन भी आने वाला है, तो दे आर ए बिग थिंग। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हैं तो लोकल लीडर्स हैं इंटरस्टेट डिस्प्यूट करके, या फिर जो रीजनल लीडर्स हैं कुछ और अदर रीजन्स हैं, तो यू कैन सी दैट देयर थ्रेट परसेप्शन ऑफ इंडिजिनस पीपल, या उनको वहाँ से हटाना है, माइग्रेट करना है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक कंपटीशन है बिटवीन स्टेट के रिसोर्सेज में, बहुत सारी लैंड है, कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह वगैरह। तो यू कैन सी मोर फैक्टर या अदर रीजन्स बिहाइंड दिस। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरस्टेट डिस्प्यूट क्या है, समझो। कॉन्सिक्वेंस समझो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीन कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर वायलेंस होता है टू स्टेट के बीच में। रिसेंटली अगर देखा जाए आसाम और मिजोरम के बीच एक डिस्प्यूट था, दे टर्न अराउंड वॉलेंट क्लास, तो उनके बीच में क्या हो गया, एक आपस में हिंसा हो गई और आपस में बहुत सारे लोग, 5 पुलिस लोगों को मार दिया गया इनमें हिंसा होने के बाद आसाम और मिजोरम के डिस्प्यूट में। सो देयर इज ए सोशल जो कॉन्सिक्वेंस है, देयर इज ए वेरी वेरी बिग
वायलेंस इन दिस रिगार्ड। थ्रेट जो है सोशल हार्मनी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है बिकॉज ऑफ in the region due to damage to the social fabric of society. So you can see the social things. इकोनॉमिकल देख सकते हो लैक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब डिस्प्यूटेड रीजन है वहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट ना के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पे अनवांटेड कॉस्ट एस्केलेशन हो जाता है पीपल्स के लिए, बिजनेस वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाता है, सिक्योरिटी रीजन्स इनसिक्योरिटी हो जाते हैं, तो बहुत सारा है। पॉलिटिकल जो सिनेरियो सॉरी गाइस क्या है, डोमिनो इफेक्ट आता है बिहाइंड दिस, क्योंकि जो चेन रिएक्शन है अदर डिस्प्यूट बॉर्डर्स पे या अंटर स्टेट डिस्प्यूट है सच रिवर वाटर माइग्रेशन पीपल्स या रिसोर्सेज पीपल या मिनरल्स का है, तो दे आर हाईली डिस्प्यूटेड एरियाज। सो ड्यू टू ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन स्टेट्स देयर इज ए बिग थिंग ड्यू टू पॉलिटिकल सॉरी अंडर द पॉलिटिकल फिनोमिना डोमिनो इफेक्ट, वो डोमिनेशन वाला जो इफेक्ट आता है वो। दूसरा है राइज ऑफ सेशनिस्ट टेंडेंसीज, जो सेशनिस्ट टेंडेंसीज है वो बहुत ज़्यादा राइज करती है, एंड जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, दे आर पोज ए थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, वो क्रिएट कर देते हैं, लाइक इट कैन लीड टू कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रुप्स विद एनिमीज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग हॉस्टाइल नेबर्स। सो देयर इज ए बिग थिंग, लाइक आप नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हो, इस तरीके का एक सिनेरियो खड़ा हुआ, उससे पहले लिट्टे था, तो देयर इज ए डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडाज एंड दे कैन सर्वाइव एंड दे कैन फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल। So these things they are social, economical, political consequences of inter-state dispute. अब देखो वे फॉरवर्ड क्या है, अब भैया वेरिफाइड होने जा रहे हो, क्या वे फॉरवर्ड होगा। नंबर एक, सेटअप करो स्टेट कमेटीज। सबसे पहले स्टेट कमेटी को सेट करेंगे भैया, तो होगा क्या, वो वर्क करेंगी सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, वो सॉरी विद साथ में, एंड क्या करेंगे, न्यूट्रल एजेंसीज को लाओ लैंड सर्वे के लिए। तो लोकल कम्युनिटीज कैन आल्सो बी इंगेज इन दिस डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर्स, जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो क्या होंगी, इंगेज हो जाएंगी और डिमार्क होना शुरू हो जाएंगी, उनके जो बॉर्डर का डिमार्केशन होगा। मेंटेन रखो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को, जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पर, जैसे आसाम और उसके मेघालय के बीच में हुआ, मिजोरम के बीच में हुआ, तो उस तरह की सिचुएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्रिएटिंग करो, क्रिएटिंग नो मैंस लैंड अलोंग द बॉर्डर एंड रिमूव द एनक्रोचमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स। इस तरह का जो एरिया उसको दोनों साइडों से हटाओ, ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए, रिमूव कर दो ऐसे इनक्रोचमेंट को। कर्टेल कर दो इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट बिहाइंड द डिस्प्यूट, क्योंकि वहाँ क्या है, नो जीरो सम, नो लूज होना चाहिए, कोई भी सॉल्यूशन है नो लूज सॉल्यूशन टू टेरिटरी डिस्प्यूट। फ्रिक्वेंट मीटिंग होनी चाहिए, इंटरस्टेट काउंसिल हो या जोनल काउंसिल हो या कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो बिटवीन स्टेट। तो जब फ्रिक्वेंट मीटिंग होंगी तो एक दूसरे के थॉट्स क्या करेंगे, एक्सचेंज होंगे, तो वहाँ पर भी एक तरीके का मतलब ट्रस्ट बनेगा, बिलीफ बनेगा, फेथ बनेगा। टाइम बाउंड रेजोल्यूशन होना चाहिए बॉर्डर डिस्प्यूट केसेस में, लाइक एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करो, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट्स इट्स ऑर्डर एंड रिकमेंडेशंस ऑफ कोर्ट, जो मॉनिटर करता है उसके हिसाब से वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। एक ऐसा जैसे मतलब सॉरी किसी कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया तो उसको क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म तैयार कराओ। अगर देखा जाए कुछ इंस्टेंटली, जो ट्रिब्यूनल्स हैं दे कैन बी एस्टेब्लिश टू हियर इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट एंड इंटरप्रेट द ओल्ड लीगल डॉक्यूमेंट। अगर वो इंटरप्रेट करते हैं पुराने डॉक्यूमेंट को या फिर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जैसे आसाम मिजोरम डिस्प्यूट है एंड उसके बाद वो किसी सॉल्यूशन पर पहुंच रहे हैं, तो उसको क्या करो, ट्रिब्यूनल्स को एस्टेब्लिश कर दो, स्थापित कर दो ट्रिब्यूनल्स को, जो आराम से सॉल्यूशन दे सकें, फाइंड आउट कर सकें, जिससे कि एटलीस्ट वॉलेंस ना बढ़े। तो दीज आर वे फॉरवर्ड या दीज आर द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक गाइस। और भी है क्रिएशन ऑफ थोड़ा क्रिएशन को कंडक्टिव सॉरी अनुकूल इन्वायरमेंट होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे प्रॉब्लम ना हो। जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन कराओ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए उनके बेस पे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल एफर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एडॉक मेजर्स हैं, नेशनल पार्टीज they have could use their party machinery to reach a political understanding, and all some social and economic spheres and some and social and economic speeches and things are very high on range and keeping the boundaries only on land rather than to be down in people minds। तो वो बाउंड्रीज हैं केवल लैंड पे होनी चाहिए, ना कि पीपल्स के माइंड में। अगर माइंड में होगी तो दे आर क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट एंड दे आर क्रिएटिव वायलेंस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पॉलिटिकल इफेक्ट्स बहुत हाई होने चाहिए to understand the to sort out the resolve the dispute। So these are things about related to interstate council या interstate dispute guys।
अभी नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो 7th शेड्यूल नवंबर की गाइस विजन आई इसकी मैगजीन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यू कैन सी कि कोशिश कर रहे हैं हम अच्छे से करने की, आप देख सकते हो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करके आप बेल बेल आइकन दबाइए आप, ठीक है। अब देखो 7th शेड्यूल क्या कहता है आपका। एट दिस टाइम जो एनके सिंह है वो 15वीं 15th कमी चेयरमैन 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। और उन्होंने क्या किया, दे हैज कॉल्ड फॉर एक थ्रो रिव्यू ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वेक ऑफ करंट चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द पैंडेमिक। तो उन्होंने क्या किया भैया कि थॉरोली एक रिव्यू कमेटी ली है बनाया और 7th शेड्यूल पे उन्होंने रिव्यू करने के लिए बोला कॉन्स्टिट्यूशन की कि भैया जाओ जाओ और जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज हो, पैंडेमिक हो, कोरोना वगैरह लाइक लाइक दैट, अभी तो ओमिक्रॉन भी आ गया। तो उन्होंने क्या किया, 7th शेड्यूल को थॉरोली रिव्यू कराया। अब पहले समझो द शेड्यूल है उसके पास क्या है। शेड्यूल के पास 7th शेड्यूल की 3 लिस्ट हैं। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है वो क्या है, विच द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस, उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है यूनियन लिस्ट के, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग एटसेट्रा। और इसमें यूनियन लिस्ट में गाइस 100 नंबर्ड है आइटम, ओरिजिनली 97 है। सेम स्टेट लिस्ट है जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटर एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस है, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, बैटिंग एंड गेमलिंग। इसमें 61 नंबर्स हैं, ओरिजिनली 66 हैं। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंस है, लाइक एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल, फॉरेस्ट, डीसी। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो एजुकेशन है और पॉपुलेशन है, प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट, डीसी, ये है कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट, जहाँ पर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर दोनों आपको कॉम्पिटेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 7th शेड्यूल की। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 246, ये कन्फर क्या करता है, यहाँ ये लेजिस्लेटिव पावर देता है दोस्तों। आर्टिकल 246 they are confer the legislative power on the parliament and the state legislature on the subjects enumerated in the 7th शेड्यूल, ठीक है। तो 7th शेड्यूल का जो आर्टिकल 246 है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एनुमरेट करता है, एक पावर देता है कि आप उस पर लॉ बना सकते हो। ब्रॉडली अगर देखा जाए यहाँ पर कुछ एंट्रीज भी हैं। एंट्रीज जो हैं वो रिलेटेड करती हैं नेशनल इंपोर्टेंस से, एंड दे वर एलोकेट द यूनियन एंड द एंट्रीज एंड लोकल कंसर्न्स वर एलोकेटेड टू द स्टेट। अगर सरकारी कमीशन के हिसाब से आप देखेंगे तो कनकरेंट लिस्ट जो है इज द सब्जेक्ट आर नीदर एक्सक्लूसिवली ऑफ नेशनल कंसर्न नॉर ऑफ लोकल कंसर्न। तो सरकारी कमीशन ने कहा भाई कनकरेंट लिस्ट जो है ना तो वो नेशनल कंसर्न है ना ही लोकल कंसर्न है। ये क्या है, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया, जहाँ पर यूनियन और स्टेट को बराबर है, जहाँ पर यूनियन स्टेट अपना लॉ बना सकते हैं, सॉरी अपना कॉन्स्टिट्यूशन या अपना लॉ बना सकते हैं। इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, रेशनल बिहाइंड द लिस्ट सिस्टम कंटेन इन द 7th शेड्यूल। सबसे पहली बात है इसके जो 7th शेड्यूल के पीछे जो कंटेंट है, सिस्टम है, लिस्ट सिस्टम है, वो एक्चुअल में क्या है। सबसे बड़ी बात है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए लाइट में क्या है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, द ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग पार्टीशंस एंड कंसेंसस इमर्ज द ओनली ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट that could have survived the communal frenzy and managed the increasing complex administrative problems faced by the new nation. So they are talking about unity and integrity of India to contain the 7th schedule. So now additionally you can see that उस समय प्रिंसली स्टेट थे जो थे क्या करते वो इंटीग्रेट कर रहे थे, which had to be integrated did not have an effective governance. But the system is that place and many were hostile to the idea of cooperative and newly formed government of India. So that is यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद अनेबलिंग रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, यू कैन बहुत सारी छोटी गवर्नमेंट थी, एनकरेजिंग करी थी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, शेयर एकोमोडेशन को। उसके बाद बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, क्योंकि अनस्टेबल फाइनेंशियल जो पोजीशन है जो हमारे न्यू इंडियन स्टेट के लिए है, दे हैव ऑल्सो फेवर्ड सेंट्रलाइजेशन। उसके हिसाब से वो क्या थे, वो सेंट्रलाइजेशन करने के फेवर में थे, क्योंकि प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी है इट वाज सीन एज ए हिंड्रेंस टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हो रही थी उस समय। कुछ और हैं, जॉइंट कमेटी आई 1934 में, कुछ ऐसे इंश्योर किए, इंडक्टिव द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो यू कैन सी मोर थिंग्स आर हेयर।
नीड फॉर रिफॉर्म द 7th शेड्यूल, क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि भैया स्टेट को डिमांड करनी चाहिए फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए कैसे। देखो डिवीजन ऑफ फंक्शन जो है वो 7th शेड्यूल में इंसर्ट है, उसमें नहीं आते, उसमें है। दे गॉट इंक्रीजिंगली इरोडेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन 1950 में अगर देखा जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसमें प्लानिंग कमीशन 1951 में आया, उसने क्या किया, दे आर शिफ्टिंग द सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेस्ट एंड एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट टू द कंकर्न लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां जो संविधान आया 1976 का, उसने फॉरेस्ट और एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से उठाकर कंकर्न लिस्ट में डाल दिया। तो दे आर ए डिवीजन ऑफ फंक्शंस एंड स्टेट जो है डिमांड करता था कि भैया हमें और ऑटोनॉमी दो, और ज़्यादा स्वायत्तता दो, हमें और ताकत दो। उसके बाद मनरेगा एक्ट 2005 आया, उसके बाद NFSA 2013 आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया। तो ये क्या था, स्टेट की डिमांड थी ग्रेटर ऑटोनॉमी को ग्रेटर करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और कुछ ऐसे ग्रीवेंसेस थे जो अपियर हो रहे थे उस समय रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रेसिडुअरी पावर विद द सेंटर, क्योंकि जो रेसिडुअरी पावर है वो किसके साथ है, वो सेंटर के साथ है। और जैसे कि राजमन्नार कमेटी आई तमिलनाडु में, राजमन्नार कमेटी बनी तमिलनाडु में 1969 में, एंड द आनंदपुर साहेब रेजोल्यूशन इन पंजाब इन 1973, they have recommended transferring several entries to the state list both from the union and current list and wasting residuary power in the state। तो राजमन्नार कमेटी ने कहा कि भैया बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप उनको उठाओ यूनियन और कंकर्न लिस्ट से और स्टेट लिस्ट की एंट्री में डाल दो, और जो रेसिडुअरी पावर है वो किसको दे दो, स्टेट को दे दो। ये राजमन्नार कमेटी का रेजोल्यूशन था पंजाब पर, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पंजाब पर 1973 में, बट ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद नीड हुई डिसेंट्रलाइजेशन की, तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। उन्होंने क्या किया, देयर हैज बीन लिटिल प्रोग्रेस एट डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइज के दौर पर उन्होंने क्या किया, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज को डिसेंट्रलाइज कर दिया, और उन्होंने अपने इनके फंक्शन को असाइन कर दिया, अनक्लियर थे वो। दे हैव फंड अनसर्टेन एंड इनएडिक्वेट एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शनरीज आर मोस्टली ड्रॉन फ्रॉम द स्टेट ब्यूरोक्रेसी। तो जितने भी डिसीजन मेकिंग हो रहे थे वो मोस्टली कहाँ से हो रहे थे, स्टेट ब्यूरोक्रेसी से। और बहुत सारी चीज़ें क्या अनक्लियर थी, फंड अनक्लियर था, इनएडिक्वेट था रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। चेंजिंग गवर्नेंस क्या हुआ, द नीड ऑफ गवर्नेंस आर नॉट स्टैटिक एट बाउंड टू चेंज ओवर टाइम, ए सब्जेक्ट दैट वाज वाइटल फॉर ए लेजिस्लेटिव एलोकेशन 1950 दे हैव मे नो लॉन्गर बी रिलेवेंट इन द प्रेजेंट। तो चेंजिंग होने लगा गवर्नेंस, और गवर्नेंस को चेंज होना था क्योंकि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ चुका था। सो एट दिस रिलेवेंट टाइम सम डिफरेंट कंसर्न आर, जैसे क्लाइमेट चेंज है, इमर्जिंग, जैसे टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, बढ़ रही है। सुनो, बहुत सारी कंसीवल चीज़ें हैं, टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग है, दे हैव बिकम इम्पेरेटिव ऑफ गवर्नेंस। वो क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस को इम्पेरेट कर रहे हैं कि भैया इम्पेरेटिव्स ऑफ गवर्नेंस में होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अलाउ स्टेट टू अडॉप्ट एंड इनोवेट। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे क्या हो, स्टेट को अलाउ हो कुछ एडॉप्ट और इनोवेशन करने का, कि वो कुछ नया करें, नया कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। उसके बाद रिकमेंडेशन आई कुछ किसी कमीशन की, नहीं सरकारिया कमीशन की, रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1988 की रिपोर्ट थी, सरकारिया कमीशन डेडिकेट हुआ एक एंटायर चैप्टर के साथ और लेजिस्लेटिव रिलेशन के साथ। दे आर रिकॉर्डिंग द ग्रीवेंसेस रेज्ड बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे आर मेजर रिकमेंडेशन वर। पहली रिकमेंडेशन थी कि जो रेसिडुअरी पावर है, तो रेसिडुअरी पावर बी ट्रांसफर फ्रॉम द यूनियन लिस्ट टू द कंकर्न लिस्ट। रेसिडुअरी पावर को क्या करो, यूनियन लिस्ट से कंकर्न लिस्ट में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, एक्सेप्ट फॉर द रेसिडुअरी पावर टू इम्पोज टैक्सेस विच शुड बी रिस्टेन इन द यूनियन लिस्ट। कि भैया सिवाय जो टैक्सेस की लिस्ट है, यानी कि जो टैक्स इम्पोज करना है उसकी रेसिडुअरी पावर को छोड़कर बाकी की पावर को क्या करना है आपको, यूनियन लिस्ट से कंकर्न लिस्ट में ट्रांसफर कर दो। सेकंड था, ये सरकारिया कमीशन जो 1988 में आया उसकी रिकमेंडेशन थी कि जो स्टेट है इट शुड बी कंसल्टेड बाय द सेंटर बिफोर द लेटर एक्सरसाइज इज पावर ओवर कंकर्न लिस्ट एंट्रीज। थर्ड थिंग थी कि जो सेंटर है, द सेंटर शुड लिमिट द फील्ड इट ऑक्यूपाई विद रिस्पेक्ट टू कंकर्न लिस्ट एंट्रीज एंड ओनली एज मच नेसेसरी फॉर ensuring यूनिफॉर्मिटी इन बेसिक इशू ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड द डील्स एंड डिटेल बीइंग लेफ्ट टू
स्टेट एक्शन। तो सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दी सरकारी कमीशन ने 1988 में आकर कि भैया सेंटर को क्या चाहिए, दे हैव टू लिमिट द फील्ड एंड ऑक्यूपाई विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट लिस्ट, वो ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू 7 शेड्यूल। नाउ टॉकिंग अबाउट, उसके बाद देखो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। 7 शेड्यूल आप पूरा पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, बाकी का डिटेलिंग करनी है तो आप एम लक्ष्मीकांत में जाकर करिएगा। देखो 2010 में बना पंची कमीशन। पंची कमीशन बनने के बाद उसकी रिकमेंडेशन आई कि जो यूनियन है इट शुड ओनली ट्रांसफर दो सब्जेक्ट इनटू द कंटेंट लिस्ट विच आर सेंट्रल टू अचीविंग डिमोस्ट्रेबल नेशनल इंटरेस्ट। उन्हीं चीज़ों को कंटेंट लिस्ट में जाना चाहिए जो क्या है, जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए डिमोस्ट्रेबल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनना चाहिए, दे रिक्वायर मैंडेटरी कंसल्टेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। उसके बाद पंची कमीशन ने कहा रेसिड्यू पावर शुड बी यूज्ड स्पारिंगली, वो तेजी से यूज होनी चाहिए। नीड टू अंडरटेक ए पीरियडिक रिव्यू ऑफ दिस लिस्ट। क्या उन्होंने कहा कुछ ऐसी एंट्रीज हैं दे आर नाउ एब्सोल्यूट एंड ड्यू टू देयर सब्सटेंटिव कंटेंट, तो उनको क्या कर दो, हटा दो भाई। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ ऐसी एंट्री हैं पर प्रेजेंट डे उनको नीड है गवर्नेंस की, तो उनको जोड़ दो। सम डिफरेंट एंट्रीज आर एडिंग टू दिस लिस्ट, जैसे लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, टेररिज्म है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट होना चाहिए कुछ बेसिक एग्जिस्टिंग एंट्रीज का। अभी आपने देखा एक लीगल फ्रेमवर्क पे एक विधि सेंटर है, उसने लीगल पॉलिसी पर कुछ चीज़ें अडॉप्ट की। उसने दो ओल्डर प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। एक तो इंश्योर किया कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है ये बहुत बड़ा बेसिक फैक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का भी और इंडिया का भी। अचीविंग बैलेंस्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट, ड्राइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट, प्रमोटिंग कल्चरल ऑटोनॉमी एंड डाइवर्सिटी एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। दीज आर इमर्जिंग फीचर ऑफ इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंस। So now at this time these are things are very related to framework in framework suggested by the center. These are for legal policy, it can be adopted by the government and adopted by the schedule. So now these things are related to this 7 schedule. तो आई होप कि ये वे फॉरवर्ड मैंने आपको बताया। मेंस का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो। तो गाइस ये नवंबर का हमने स्टार्ट कर दिया है, तो हमें अभी कुछ दिन पहले मिला है। आप हम भी पढ़ रहे हैं, इसको आप भी करिएगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट गाइस, थैंक यू।